हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआईटी। मेरा नाम है भूपिंदर वाधवा। आज के इस वीडियो में हम सी प्रोग्रामिंग में यूज़ होने वाले ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑपरेटर्स क्या है? ऑपरेटर्स आर सिंबल्स हैविंग प्री डिफाइंड वर्किंग विद वन और मोर ऑपरेंड्स। ऑपरेटर जो होते हैं वो सिंबल्स होते हैं जिनकी कुछ फिक्स्ड डेफिनेशंस हैं, फिक्स्ड वर्किंग है। और ये किस पे काम करते हैं? ऑपरेटर्स काम करते हैं ऑपरेंड्स पे। ऑपरेंड्स क्या होता है? देखो, सपोज हमने लिखा ए प्लस बी, तो ये जो प्लस का सिंबल है ये हमारा कहलाता है ऑपरेटर। और ये जो ए और बी हमने दो वेरिएबल यूज़ किए हैं, यही वेरिएबल कहलाते हैं ऑपरेंड्स। क्या कहलाते हैं? ऑपरेंड्स कहलाते हैं। ठीक है। तो सी प्रोग्राम में जो ऑपरेटर्स अवेलेबल है कौन कौन से हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो एक एक करके इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और ये मॉड्यूलस का साइन। जैसे हम करते हैं 5 + 2, रिजल्ट क्या आएगा? 7 आ जाएगा। ऐसे ही 5 - 2 किया तो 3 एंड 5 × 2 किया तो 10 एंड 5/2। अब देखो ये जो डिवीजन का साइन है, इसमें क्या होता है कि सपोज करो अगर दो वैल्यूज़ हैं, इंट a = 5 कॉमा b = 2, और अगर हम करते हैं a/b। अब देखो a और b जो दो वेरिएबल्स हैं, दोनों इंटीजर टाइप के हैं, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर में ही आएगा। 5 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 2.5 आता है। बट ये दोनों वेरिएबल इंटीजर के हैं, इसलिए जो है डेसिमल नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 2। बट अगर हम यूज़ करते हैं फ्लोट, फ्लोट a = 5 कॉमा b = 2, और फिर जब हम करते हैं a/b, तो हमारा रिजल्ट भी जो है डेसिमल में आएगा 2.5। क्लियर है यहाँ तक? बट एक चीज़ और देखो, सपोज हमने a वेरिएबल लिया एज ए इंटीजर और b वेरिएबल लिया एज ए फ्लोट। a हमारा हो गया एज ए इंटीजर और b हो गया फ्लोट का। देखो, दो वैल्यूज़ दोनों इंटीजर है तो रिजल्ट भी इंटीजर में आएगा, दोनों अगर फ्लोट में है तो रिजल्ट भी फ्लोट में आएगा। बट अगर मिक्स डेटा टाइप है, एक इंट है एक फ्लोट है, तो रिजल्ट किस में आएगा? तो रिजल्ट हमेशा आता है हायर बिट में। इंट और फ्लोट में से हायर बिट किसका होता है? फ्लोट का, क्योंकि फ्लोट मेमोरी में इंट से ज़्यादा बाइट यूज़ करते हैं। ठीक है ना? तो जब ये मिक्स डेटा टाइप होंगे तो ध्यान रखना, जो वैल्यू हायर बिट की होगी, जो डेटा टाइप हायर बिट का होगा, रिजल्ट हमेशा उसी में आएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो मान लेते हैं ये 5/2 इंटीजर है, तो जो रिजल्ट है हमारे किस में आएगा? इंटीजर में, यानी कि 2 आ जाएगा। फिर ये जो परसेंट का साइन है इसे हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर किस लिए होता है? ये होता है रिमाइंडर के लिए। जब हम डिवाइड करते हैं तो जो लास्ट में वैल्यू बच जाती है वो क्या कहलाता है? रिमाइंडर कहलाता है। तो उसी तरीके से अगर हम 5/2 करते हैं, ओ सॉरी 5 mod 2 करेंगे, तो 5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो नीचे रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर आएगा 1। अब एक चीज़ हो रहा है, जब भी रिमाइंडर फाइंड करेंगे तो पूरा पूरा डेसिमल के साथ डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है ना? अब पूरा पूरा डेसिमल लेके ज़ीरो लगा के डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर निकाल ही नहीं पाएंगे। तो याद रखना, जब भी मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ होगा तो हम पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेंगे, जहाँ तक डिवाइड होगा वहीं से डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? मॉड। क्लियर है यहाँ तक? तो ये थे अरिथमेटिक ऑपरेटर। नेक्स्ट जो ऑपरेटर आ रहे हैं वो है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं वो रिटर्न करते हैं बुलियन वैल्यू।
रिटर्न करते हैं बूलियन वैल्यू, कौन सी, ज़ीरो या फिर वन, ज़ीरो या फिर वन, ठीक है। और ये ऑपरेटर होते कौन कौन से हैं वो देखो। सबसे पहले आता है ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का सिंबल हो गया। स्मॉलर देन हो गया। फिर हो गया ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल। फिर आता है अपना स्मॉलर देन इक्वल, स्मॉलर और इक्वल। फिर आता है एक्सक्लेमेशन इक्वल, इसे हम बोलते हैं नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल, ठीक है। और दो बार इक्वल का साइन हमारा कहलाता है इक्वल टू। अब देखो सबसे पहले आता है ग्रेटर देन का साइन। हमने अभी देखा है रिलेशन ऑपरेटर जो होते हैं क्या रिटर्न करते हैं, जीरो और वन। जीरो तब जब कंपैरिजन हमारा फॉल्स हो जाएगा, या फिर कह लो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। और रिटर्न करेंगे वन जब कंपैरिजन हमारा रहेगा ट्रू, यानी कि कंडीशन हमारी रहेगी ट्रू। कैसे देखो, अगर हम यूज़ करते हैं 5 greater than 2, 5 क्या ज़्यादा है 2 से, हाँ बिल्कुल है, तो कंपैरिजन हमारा ट्रू का तो रिजल्ट आ जाएगा 1। इसी तरीके से हम यूज़ करते हैं 5 smaller than 2, 5 क्या छोटा है 2 से, नहीं 5 2 से छोटा नहीं है, तो रिजल्ट आ जाएगा 0। उसी तरीके से अगर हम करते हैं 5 greater और equal to 2, ग्रेटर या फिर इक्वल होना चाहिए। दोनों वैल्यूज जो है, लेफ्ट में जो वैल्यू है लेफ्ट में, वो राइट वाली वैल्यू से या तो ज़्यादा होनी चाहिए या तो बराबर होनी चाहिए। 5 क्या ज़्यादा या बराबर है, बराबर तो नहीं है 2 से बट ज़्यादा तो है ना, तो इसका आंसर वो भी कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1। ऐसे ही आगे देखो 5 smaller equal to 5, 5 क्या छोटा या बराबर है 5 से, 5 छोटा तो नहीं है 5 से लेकिन बराबर तो है ना, तो रिजल्ट अभी भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही 5 not equal to 5, नॉट इक्वल का साइन कहता है कि दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं होनी चाहिए, दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं होनी चाहिए, बट ये दोनों तो वैल्यूज इक्वल है ना, तो रिजल्ट आ जाएगा अपना 0। ऐसे ही डबल इक्वल कहता है कि दोनों वैल्यूज बराबर होनी चाहिए, हाँ 5 इक्वल है 5 के, तो रिजल्ट आ जाएगा 1। क्लियर है यहाँ तक। अब कई बार क्वेश्चन में आता है कि सिंगल इक्वल और डबल इक्वल में डिफरेंस क्या होता है। देखो सिंगल इक्वल जो होता है ना, ये हमारा होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या होता है हमारा, असाइनमेंट ऑपरेटर। और डबल इक्वल टू, अभी हमने देखा ये क्या कहलाता है हमारा, इक्वल टू ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, असाइनमेंट ऑपरेट करता है कॉपी वैल्यू फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जैसे अगर हम करते हैं a=10, तो राइट में जो 10 है वो किस में आ जाएगा, a में आ जाएगी वैल्यू। अगर हम करते हैं b=a, तो a की वैल्यू जो कि 10 है, राइट से लेफ्ट में यानी कि b को भी 10 मिल जाएगा, ठीक है। और डबल इक्वल अभी हमने देखा, ये क्या है, रिलेशन ऑपरेटर है, रिटर्न करेगा 1 कब, इफ बोथ वैल्यूज आर इक्वल, और रिटर्न करेगा 0 इफ बोथ वैल्यूज आर नॉट इक्वल। क्लियर है यहाँ तक। तो नेक्स्ट जो ऑपरेटर आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है कंडीशनल ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर ये होता है हमारा क्वेश्चन मार्क
और ये कॉलन का साइन। कैसे काम करता है वो देखते हैं। सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स मतलब वो फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट के हिसाब से हमें वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले आ जाएगा वेरिएबल इक्वल करके फिर कंडीशन और फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बाद आएगी ट्रू वैल्यू कॉलन फॉल्स वैल्यू और फिर लास्ट में सेमीकोलन। देखो ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन या तो ट्रू रहेगी या तो रहेगी फॉल्स, ट्रू रहेगी या तो फॉल्स रहेगी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इस कॉलन से जो पहले वाली वैल्यू ट्रू वैल्यू वो मिल जाएगी इस वेरिएबल को। और अगर कंडीशन हो जाती है फॉल्स तो कॉलन के बाद में जो वैल्यू है फॉल्स वैल्यू वो मिल जाएगी किसको, इस वेरिएबल को। अब एक काम कैसे करते हैं देखो जरा, एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं पहले तो, इंट a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू 30 एंड d। d इक्वल टू a ग्रेटर देन b, क्वेश्चन मार्क a कॉलन कॉलन b। अब देखो सबसे पहले ये कंडीशन देखो, ये कंपैरिजन देखो, ये कौन सा साइन है, ये साइन है ग्रेटर का। और ग्रेटर का साइन कौन सा होता है, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या रिटर्न करते हैं, जीरो या फिर वन। जीरो कब रिटर्न करेंगे, जब कंपैरिजन फॉल्स हो जाएगा। वन कब रिटर्न होगा, जब कंपैरिजन ट्रू हो जाएगा। तो देखो ए की वैल्यू कितनी है 10, 10 क्या ज़्यादा है 20 से, नहीं 10 जो है वो ज़्यादा नहीं है 20 से, तो कंपैरिजन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। यानी कि ये जो रिलेशन ऑपरेटर ग्रेटर क्या देगा हमको, ज़ीरो रिटर्न करेगा। अब ज़ीरो रिटर्न हुआ मतलब फॉल्स। फॉल्स में क्या होता है, कॉलन के बाद में जो वैल्यू होती है यानी कि बी की वैल्यू जो है वो डी को मिल जाएगी। तो बी कितना है 20, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। एक एग्जांपल और देखो, अगर हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, d इक्वल टू ए प्लस सी ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन मार्क ए कॉलन कॉलन बी। अब देखो सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर सॉल्व होगा। ए की वैल्यू है 10, सी की वैल्यू है 30, तो ये बन जाएगा 40। क्या 40 ग्रेटर देन 20 है, हाँ 40 जो है वो ज़्यादा है 20 से। तो स्टेटमेंट क्या होगी, कंपैरिजन क्या होगा, ट्रू। ट्रू है तो कॉलन से जो पहली वैल्यू होगी ए की वैल्यू वो मिल जाएगी डी को। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। एक एग्जांपल और देखो, देखो अगर हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से, ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क प्रिंट एफ ए इज ग्रेटर। देखो अभी हमारी स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है, स्टेटमेंट खत्म नहीं हुई है, तो प्रिंट के लास्ट में अभी हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, क्योंकि सेमीकोलन का मतलब होता है एंड ऑफ स्टेटमेंट और वो लास्ट में ही लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉलन, फिर से प्रिंट है बी इज ग्रेटर, अब लास्ट में आ जाएगा सेमीकोलन। अब देखो ये वन लाइन का कोड हो गया इस चीज़ का, दो नंबर में से ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने का। देखो ए की वैल्यू कितनी है 10 और बी कितना है 20। 10 क्या ज़्यादा है 20 से, नहीं फॉल्स। फॉल्स के केस में कौन सी वैल्यू आएगी, कॉलन के बाद वाली। बट यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, बट एक स्टेटमेंट तो है ना। तो अगर कंडीशन फॉल्स कर जाती है तो कॉलन के बाद में जो भी स्टेटमेंट होगी वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। और यहाँ पे कॉलन के बाद क्या है, प्रिंट की स्टेटमेंट, और प्रिंट की स्टेटमेंट क्या डिस्प्ले कर देगी, बी इज ग्रेटर। क्लियर है। तो जस्ट एक वन लाइनर कोड हो गया ये ग्रेटेस्ट बिटवीन टू का, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं जो ऑपरेटर आता है हमारे पास, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर तीन है हमारे पास, दो बार एम्परसेंड का साइन
जिसे हम बोलते हैं लॉजिकल एंड, 2 बार पाइप सिंबल जिसे हम बोलते हैं लॉजिकल और 1 बार एक्सक्लेमेशन का साइन जिसे हम बोलते हैं लॉजिकल नॉट। अब ये जो एंड और ऑपरेटर है, ये दोनों ऑपरेटर ही बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, 0 या फिर 1। तो देखिए कब 0 रिटर्न होगा, कब 1 रिटर्न होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एंड ऑपरेटर की। एंड ऑपरेटर जो होता है वो रिटर्न करता है 1। क्या रिटर्न करता है? 1। कब? जब सभी वैल्यूज नॉन जीरो रहेंगी। जब सभी वैल्यूज नॉन जीरो रहेंगी, देखो रिटर्न करेगा 1 इफ ऑल द वैल्यूज आर नॉन जीरो। ठीक है, और रिटर्न करेगा 0 कब? इफ एट लीस्ट one of the value is 0। एंड ऑपरेटर जो होता है 1 रिटर्न करेगा कब? जब सभी वैल्यूज नॉन जीरो रहेंगी। और अगर एक भी वैल्यू 0 मिलती है तो रिटर्न करेगा 0। कैसे? देखो ज़रा, अगर हम यूज़ करते हैं जैसे 2 नंबर हैं 5 एंड 2। अब देखो ये एंड ऑपरेटर हो गया और 2 वाली कौन सी है? 5 और 2 है। देखो 5 और 2 दोनों क्या है? नॉन जीरो। तो इसका जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा? इसका रिजल्ट आ जाएगा 1 आ जाएगा। एक एग्जांपल और देखो, अगर हम यूज़ करते हैं 5 एंड 0, तो एक तो 0 मिला हमें तो रिजल्ट आ जाएगा 0। अब ये सिर्फ 2 ही वैल्यूज थी, 2 से ज़्यादा वैल्यूज होंगी तो देखो कैसे काम करेगा। अगर हम करते हैं 3 एंड 2, 5 एंड 7। अब देखो यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा हुआ है और सभी वैल्यूज क्या हैं? नॉन जीरो है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आ जाएगा 1। ठीक है, एक और देखो, अगर हम यूज़ करते हैं 3 एंड 2 एंड 0 एंड 7, देखो हमारे इस एक्सप्रेशन में एक 0 आ गई। एक अगर 0 आ जाती है तो रिजल्ट भी हमारा क्या हो जाएगा? 0। सपोज करो 100 वैल्यूज़ हैं। कितनी वैल्यूज़ हैं? 100। और 100 में से 99 वैल्यूज़ क्या हैं? नॉन ज़ीरो। बट 100 में से अगर एक वैल्यू भी 0 होगी ना तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? हमारा रिजल्ट आएगा 0। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था लॉजिकल एंड ऑपरेटर। अब देखो लॉजिकल और 2 बार पाइप सिंबल। अब ये बिल्कुल उल्टा काम करता है किसका? लॉजिकल एंड के। लॉजिकल एंड क्या कहता है? एंड कहता है कि वो रिटर्न करेगा 1 जब सभी वैल्यूज नॉन जीरो होंगी। और लॉजिकल और कहता है कि भैया अगर एक भी नॉन जीरो वैल्यू आई, अगर एक भी नॉन जीरो वैल्यू है तो रिटर्न करेगा 1। रिटर्न करेगा 1 इफ एट लीस्ट वन ऑफ द वैल्यू इज नॉन जीरो। ठीक है ना? अब रिटर्न करेगा 0 कब? जब सभी वैल्यू 0 होंगी। जब सभी वैल्यू 0 होंगी। इफ ऑल द वैल्यूज आर जीरोस। ठीक है ना? एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो 5 और 0। अब देखो यहाँ पे कम से कम एक तो नॉन जीरो वैल्यू है ना, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा? हमारा रिजल्ट आ जाएगा 1 आ जाएगा। और अगर हम कुछ ऐसे करते हैं 3 और 0 और 0 और 0 और 0, तो हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं?
1 2 3 4 और 5, 5 में से 4 वैल्यूज़ क्या हैं? 0। सिर्फ एक ही वैल्यू है जो कि नॉन ज़ीरो है, तो अभी भी हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 1 आ जाएगा। 0 तभी रिटर्न होगा जब सभी वैल्यूज़ क्या होंगी? 0 होंगी। क्लियर है? एक एग्जांपल, जैसे मान लो 100 वैल्यूज़ हैं, 100 में से 99 वैल्यूज़ अगर ज़ीरो होती हैं, 100 में से 99 वैल्यू ज़ीरो हैं और सिर्फ एक ही वैल्यू नॉन ज़ीरो है, तो भी रिजल्ट हमारा क्या आएगा? तो भी रिजल्ट हमारा आ जाएगा 1। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट जो लॉजिकल ऑपरेटर आता है, कौन सा आता है? नॉट। यानी कि एक्सक्लेमेशन का साइन। ये क्या करता है? ये हमारे रिजल्ट को जो है ना, वो रिवर्स कर देगा। जैसे अगर हमारा रिजल्ट आता है 0, तो ये 0 का 1 कर देगा, और 1 आता है तो उसको 0 कर देगा। ठीक है ना? कैसे? जरा देखो एक बार। अगर हम यूज़ करते हैं 5 एंड 2, अभी कौन सा ऑपरेटर है? लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड क्या कहता है? भैया दोनों वैल्यू जो है नॉन जीरो होनी चाहिए, तो 1 आएगा। और यहाँ पे 5 और 2 दोनों क्या है? नॉन जीरो, तो रिजल्ट आएगा 1। बट अगर हम कुछ ऐसे लिखते हैं इसको, एक्सक्लेमेशन 5 एंड 2, तो देखो 5 एंड 2 का रिजल्ट क्या आया? 1, और साथ में एक्सक्लेमेशन भी है। ये एक्सक्लेमेशन साइन क्या करेगा? इस 1 को कर देगा 0। देख रहे हो? 0 का कर दिया इसने 1, और 1 का कर देगा 0। सपोज एक एग्जाम्पल और देखो, अगर हम यूज़ करते हैं 5 और 2, और के केस में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों जो है नॉन ज़ीरो है। बट अगर यहीं इसी के साथ हम एक्सक्लेमेशन लगा दें, तो क्या बन गया? नॉट 1 बन गया। और नॉट 1 मतलब 1 का उल्टा कर देगा, 1 का 0 कर देगा, तो आंसर 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो था लॉजिकल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट जो ऑपरेटर आ रहे हैं वो आ रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, इनको हम बोलते हैं कंपाउंड ऑपरेटर भी बोलते हैं। कंपाउंड ऑपरेटर बोलते हैं, या फिर इन्हें बोलो अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर होते कौन से हैं? देखो ये नाम देखो, अरिथमेटिक असाइनमेंट। अरिथमेटिक ऑपरेटर हमने पढ़े अभी, प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, डिवाइड, और ये मॉड्यूलस ऑपरेटर। पर अभी हमने देखा असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा होता है? इक्वल का साइन। तो यानी कि अरिथमेटिक असाइनमेंट दोनों एक साथ, ये देखो, प्लस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, माइनस इक्वल, डिवाइड इक्वल, और मॉड इक्वल हो जाएगा। अब ये काम कैसे करेगा वो देखते हैं। सपोज हम दो वेरिएबल ले लेते हैं, इंट ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 2। अब लिखें कैसे? ए प्लस इक्वल बी। अब देखो इक्वल का साइन क्या कहता है? इक्वल का साइन कहता है कि भैया, असाइनमेंट कहता है कि भैया राइट से वैल्यू लेफ्ट में करो कॉपी, बट साथ में अरिथमेटिक ऑपरेशन भी हो रहा है, अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस भी है, तो कहता है कि भैया राइट साइड में जो वैल्यू है वो लेफ्ट में जाके ऐड कर दो। यानी कि बी की वैल्यू जो 2 है, वो लेफ्ट में ए जो 5 है उसमें क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो ए की वैल्यू अपडेट होगी, क्या हो जाएगी? 7। देखो ए की वैल्यू जो है अपडेट हो जाएगी किससे? 7 से। बी में कोई चेंज नहीं आएगा, बी में कोई चेंज नहीं आएगा। अब ऐसे ही देखो, ए मल्टीप्लाई इक्वल बी, और बी कितना है? 2। वो जब मल्टीप्लाई होगा ए में जाके, तो ए की वैल्यू अपडेट होगी, कितनी हो जाएगी? 10, और बी हमारा रहेगा 20। ऐसे ही ए माइनस इक्वल टू बी, यानी बी की वैल्यू ए में जाके लेस हो जाएगी, तो ए हमारा अपडेट हो जाएगा 3 से, बी रहेगा 2। ऐसे ही ए डिवाइड इक्वल बी। अब देखो यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स ए और बी क्या है? इंटीजर टाइप के,
तो डेसिमल को सपोर्ट करेंगे नहीं, तो जो ए की वैल्यू हमारी रही हो जाएगी 2 और बी में तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक इसी तरीके से मॉड्यूलस ऑपरेटर यानी कि रिमाइंडर फाइंड करेगा, तो 5 जब 2 डिवाइड होगा 2 से, 5 को जब मॉड करेंगे 2 से तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, तो ए की वैल्यू अपडेट हो जाएगी 1 से और बी में तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना। एक चीज़ और देखो, अगर हम बात कर रहे हैं ना असाइनमेंट ए प्लस इक्वल टू बी, इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं ए इक्वल टू ए प्लस बी, इस तरीके से भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है ना। बट ध्यान रखना जब भी हम इक्वल का यूज़ करते हैं तो राइट साइड में हमेशा क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल जो वेरी किया जा सकता है, जिसकी वैल्यू चेंज की जा सकती है। अगर हम करते हैं 3 इक्वल टू 3 प्लस 7, तो देखो 3 प्लस 7 तो 10 हो गया, बट ये ऑलरेडी 3 जो राइट साइड में ये कांस्टेंट वैल्यू है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो कभी भी अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करोगे तो हमेशा यूज़ करोगे किस साथ, वेरिएबल्स के साथ, कांस्टेंट के साथ नहीं। हाँ, राइट साइड में जो वेरिएबल है उसकी जगह कांस्टेंट वैल्यू ले सकते हो, जैसे ए प्लस इक्वल टू 3, यानी ए की वैल्यू कितनी है 5, जिसमें 3 आके ऐड हो जाएगा तो ए हो जाएगा 8, ये 100% वैलिड है। राइट साइड में जो वेरिएबल है उसकी जगह कोई कांस्टेंट वैल्यू ले सकते हो, बट लेफ्ट जो ऑपरेंड है, लेफ्ट जो वेरिएबल है वो हमेशा क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। तो नेक्स्ट जो ऑपरेटर आ रहे हैं हमारे पास वो आ रहे हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। देखो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कौन से होते हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर दोनों ही बाय डिफॉल्ट इस पे काम करते हैं, 1 पे काम करते हैं, यानी कि इंक्रीमेंट करेगा तो बाय डिफॉल्ट 1 का करेगा, डिक्रीमेंट करेगा तो भी बाय डिफॉल्ट 1 का ही डिक्रीमेंट करेगा। अभी कैसे करेगा वो देखो। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वेरिएबल जो होते हैं और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो होते हैं वो दो तरीके से काम करते हैं। एक होता है पोस्ट फिक्स, एक होता है प्रीफिक्स। सुना होगा आप लोगों ने पोस्ट पेड और प्रीपेड। पोस्ट पेड मतलब भैया पहले आप बातें करो, नेट यूज़ करो, बिल बाद में पे करेंगे। प्रीपेड मतलब पहले पैसे, पहले बिल जमा करो, पहले रिचार्ज कराओ, फिर जितनी बातें करनी है करेंगे, है ना। तो कुछ कुछ यहाँ भी ऐसे ही है, बस यहाँ पे बिल नहीं है, यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है। देखो सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स कहते हैं भैया पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो, ठीक है। वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद जो अपना है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का टास्क होगा। प्रीफिक्स कहता है कि पहले इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट रहेगा, उसके बाद जो है वो स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होगी। कैसे वो देखो जरा। सपोज कोई एक वेरिएबल है ए जिसकी वैल्यू है 5, और अगर हम यूज़ करते हैं बी इक्वल टू ए प्लस प्लस मल्टीप्लाई 3। अब देखो ए प्लस प्लस, प्लस प्लस जो है ए के बाद लगा हुआ है, तो इसलिए क्या बनेगा, ये कहलाएगा हमारा पोस्ट फिक्स। और पोस्ट फिक्स कहते हैं भैया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो कुछ भी है बाद में करेंगे, पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। तो उसका बेस्ट तरीका है कि ना पहले तो इस इंक्रीमेंट को इग्नोर करो। अब देखो स्टेटमेंट क्या बनी, बी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई 3। ए कितना है 5, जो कि मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो जो वैल्यू आएगी 15 किसको मिल जाएगी, बी को मिल जाएगी। तो यानी हमने ये स्टेटमेंट जो है कंप्लीट कर ली। अब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, अब बारी आती है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की। तो यहाँ पे क्या था, प्लस प्लस था, तो यानी कि इंक्रीमेंट है तो कौन, ए जो है अपडेट हो जाएगा किससे, 6 से। अब ऐसे ही प्रीफिक्स में देखो ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू
प्लस प्लस ए मल्टीप्लाई 3, प्लस प्लस जो है ए से पहले लगा हुआ है, यानी क्या कहलाएगा, एक लाएगा प्रीफिक्स कहलाएगा। और प्रीफिक्स कहता है भैया पहले करो इंक्रीमेंट, उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब इंक्रीमेंट कर देंगे ए की वैल्यू को, तो ए तो हो गया 6। अब जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो ए कितना है 6, जो कि मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। तो पोस्टपेड में क्या हुआ, ए की वैल्यू तो 6 ही रहेगी, 6 हो जाएगी, और बी कितना हो जाएगा 15। और प्रीफिक्स में देखो ए की वैल्यू तो यहाँ भी 6 हो गई, बट यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी आई 18। क्लियर है यहाँ तक। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखो अगर हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू a प्लस प्लस, और प्रीफिक्स में a इक्वल टू 5, b इक्वल टू प्लस प्लस है। अब देखो पोस्ट फिक्स में देखो पहले तो a प्लस प्लस पोस्ट फिक्स, यानी पोस्ट फिक्स कहता है पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो इस प्लस प्लस को पहले करो इग्नोर, और स्टेटमेंट को पढ़ो क्या बनती है। तो हमारी स्टेटमेंट बनती है b इक्वल टू a, यानी कि a की वैल्यू पहले जो है b में कॉपी हो जाएगी। तो एक इंक्रीमेंट होने से पहले कितना है 5, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। अब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, अब बारी है a को इंक्रीमेंट करने की, तो a अब इंक्रीमेंट हो जाएगा 6 से, तो a की वैल्यू हमारी हो गई 6, b की वैल्यू कितनी होगी हमारी 5। अब प्रीफिक्स में देखो वो कहते हैं भैया प्रीफिक्स है तो पहले a को इंक्रीमेंट करेंगे, ये 6 हो गया। अब स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी, तो यानी कि जब b को वैल्यू मिलेगी, तो a ऑलरेडी अपडेट हो चुका है 6 से, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। यहाँ पे a की वैल्यू भी 6 हो जाएगी और b की वैल्यू भी हो जाएगी 6। क्लियर है यहाँ तक। एक एग्जांपल और देखो, देखो सपोज करो a की वैल्यू है 5 और printf %d कॉमा a प्लस प्लस, ठीक है, और इसको कर लेते हैं कॉपी, 2 3 4 5 और ये 6। चलो एक और कर लेते हैं, और इन स्टेटमेंट्स की थोड़ी सी चेंजेस, और यहाँ पे कर लेते हैं प्लस प्लस ए, प्लस प्लस ए, माइनस माइनस ए माइनस माइनस, और माइनस माइनस ए, और फिर प्लस प्लस ए, ठीक है। और इस स्टेटमेंट की एक नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7। चलो देखो अभी कैसे काम, देखो ए को हमने इनिशियलाइज किया 5 से, ठीक है। प्रिंटफ की जो पहली स्टेटमेंट है उसमें हमने क्या लिखा, ए प्लस प्लस किया, यानी क्या है पोस्ट फिक्स, और पोस्ट फिक्स कहता है कि भैया पहले करो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट। और यहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए क्या है, यहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए हमारे पास है प्रिंट की स्टेटमेंट, यानी पहले जो है वैल्यू प्रिंट होगी, उसके बाद वो अपडेट होगी, ठीक है। तो अगर ये पोस्ट फिक्स है तो पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो ए की जो वैल्यू मेमोरी में वही प्रिंट हो जाएगी 5। अब प्रिंट हो गई तो वैल्यू अपडेट हो गई, क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। नाउ अब स्टेटमेंट नंबर 2 पे देखो, प्लस प्लस है मतलब प्रीफिक्स, प्रीफिक्स कहता है ये पहले जो है इंक्रीमेंट करेंगे, ये हो गया 7, अब प्रिंट करेंगे तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 7। स्टेटमेंट नंबर 3 देखो, प्लस प्लस है मतलब पहले इंक्रीमेंट, तो पहले जो है वो 8 हो जाएगा और फिर प्रिंट हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 4, स्टेटमेंट 4 क्या आता है, माइनस माइनस है, यानी कि क्या है प्री डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, यानी पहले जो है एक वैल्यू अपडेट हो जाएगी इससे 7 से, डिक्रीमेंट तो कम हो जाएगी वैल्यू, अब प्रिंट होगी तो क्या प्रिंट होगी वैल्यू 7। स्टेटमेंट नंबर 5, ए माइनस माइनस, ठीक है, पोस्ट डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, और पोस्ट क्या आता है भैया पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो, यानी कि डिक्रीमेंट से पहले अब प्रिंट के स्टेटमेंट काम करेगी,
तो इस वक्त मेमोरी में एक वैल्यू कितनी है 7, तो 7 एज इट इज प्रिंट हो जाएगा और प्रिंट होते ही वो डिक्रीमेंट हो जाएगा किससे 6 से। नाउ स्टेटमेंट नंबर 6 में क्या है हमारे पास प्री डिक्रीमेंट यानी कि पहले वो डिक्रीमेंट करेगा, यानी 6 का हो जाएगा 5, अब प्रिंट होगा तो कितना प्रिंट होगा 5। स्टेटमेंट नंबर 7 प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले इंक्रीमेंट होगा तो पहले 5 का कर देंगे 6 और फिर जो वैल्यू प्रिंट होगी वो जाएगी 6। क्लियर हुआ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो नेक्स्ट जो ऑपरेटर आ रहा है वो आ रहा है बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स ठीक है। तो बिटवाइज ऑपरेटर करने से पहले आप लोग को थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। देखो नंबर सिस्टम में जो है 4 तरह की वैल्यूज आती हैं। पहली होती है बाइनरी वैल्यूज या फिर कह सकते हो बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम कहता है कि बाइनरी में सिर्फ 2 ही डिजिट्स अलाउड हैं, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या हो गया 2 और वैल्यूज क्या होंगी वैल्यूज होगी 0 और 1। ठीक इसी तरीके से दूसरा जो नंबर सिस्टम है वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसका बेस कितना है 8, यानी कि ऑक्टल में सिर्फ 8 ही डिजिट्स अलाउड है। कौन कौन सी 0 से लेके 7 तक। ऐसे ही नंबर 3 डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें 10 डिजिट्स अलाउड हैं जो कि होती है 0 से लेके 9 तक। और नंबर 4 हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 डिजिट्स अलाउड हैं जो कि होती है 0 से लेके 15 तक। ठीक है ना। अब देखो अब जो भी हम वैल्यूज पुट करते हैं, जो हम कोडिंग कर रहे हैं वैल्यूज पुट कर रहे हैं, जैसे a=5 हो गया, b=2 हो गया, तो ये जो वैल्यूज हैं हम यूज़ करते हैं ये होती हैं सारी डेसिमल वैल्यूज। डेसिमल नंबर सिस्टम देखो डेसिमल वैल्यू नहीं, डेसिमल वैल्यू नहीं हो जो पॉइंट लगा के हम लिखते हैं 0.3275 जो भी हो गया, वो पॉइंट की बात नहीं हो रही यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम की बात हो रही है। ठीक है ना। और कंप्यूटर हमारा कौन सी नंबर सिस्टम समझता है वो समझता है बाइनरी। और बिटवाइज ऑपरेटर भी किस पे काम करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम पे, यानी कि बिट वैल्यूज पे काम करते हैं ना कि डेसिमल वैल्यू पे। बिटवाइज ऑपरेटर जो होते हैं वो काम करते हैं बिट वैल्यूज पे यानी कि बाइनरी वैल्यूज पे, बट हम जो वैल्यूज देते हैं वो होती है डेसिमल वैल्यूज यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम की वैल्यूज। तो बिटवाइज ऑपरेटर करने से पहले, बिटवाइज ऑपरेटर शुरू करने से पहले आप लोग को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना आना चाहिए और बाइनरी से वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ऑक्टर और हेक्साडेसिमल की फिलहाल यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं फटाफट से आपको एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो मोस्टली बच्चों ने शायद पढ़ा भी होगा कन्वर्जन, है ना। देखो सपोज हमारे पास एक वैल्यू है 12, ये क्या है हमारी डेसिमल वैल्यू, कैसे पता चलेगा इसका बेस हो गया 10 और हमें फाइंड करना है इसकी बाइनरी वैल्यू यानी कि बेस 2। कैसे फाइंड करेंगे बहुत आसान है, 12 को 2 से एलसीएम लेके 2 6 12 रिमाइंडर 0, 2 3 6 रिमाइंडर 0, 2 1 2 रिमाइंडर 1, फिर 2 0 लगा के हमने 1 कॉपी कर लिया। अब ये जो नंबर आए ना 1 1 0 0 नीचे से ऊपर की तरफ रीड करो, यानी कि 1 1 0 0। ये 1 1 0 0 क्या आया ये हमारा 12 जो कि डेसिमल वैल्यू है उसकी बाइनरी वैल्यू है। अब बाइनरी से वापस से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखो 1 1 0 0 ये क्या है बाइनरी यानी कि बेस 2, इसमें कन्वर्ट करना है
10 यानी कि डेसिमल में। बहुत आसान है, देखो 1 1 0 एंड 0, मल्टीप्लाई करो 2 से 2 से 2 से एंड 2 से, और 2 की पावर स्टार्ट करती है 0 1 2 एंड 3, और फिर इन सभी वैल्यूज़ को कर दो ऐड। तो 2 की पावर 0 क्या होता है 1, 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, 2 की पावर 1 क्या होता है 2 ही होता है, और 2 को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा 0, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 4 इंटू 1 कितना आ जाएगा 4, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, 8 इंटू 1 8 हो जाएगा। तो इन सबको ऐड करने पे रिजल्ट क्या आया 12। ये 12 का ही तो बाइनरी कोड था। आई बात समझ में? तो बिटवाइज ऑपरेटर शुरू करने से पहले आप लोग को बाइनरी में कन्वर्ट करना और बाइनरी से वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, एंड, और, एक्सऑर, नॉट, लेफ्ट शिफ्ट, और ये राइट शिफ्ट। ये होता है बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, एक्सऑर, ये होता है नॉट। इसे हम जो है वंस कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। फिर ये हमारा हो गया लेफ्ट शिफ्ट, और ये हो गया राइट शिफ्ट। अब देखो ये काम कैसे करते हैं ऑपरेटर। सबसे पहले हम लेते हैं बिटवाइज एंड। अगर हम लिखते हैं वैल्यू 12 एंड 10, देखो अभी हमने क्या बात की थी कि बिटवाइज ऑपरेटर जो होते हैं डायरेक्ट वैल्यू पे नहीं, इन वैल्यूज़ की बिट वैल्यू यानी कि बाइनरी वैल्यूज़ पे काम करते हैं। तो 12 की बाइनरी वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी, कितनी आई थी 1 1 0 0, और 10 की बाइनरी वैल्यू क्या होती है 1 0 1 0। अब यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा लगा हुआ है एंड। एंड ऑपरेटर कहता है कि रिजल्ट आएगा 1, रिजल्ट आएगा 1 कब, जब सभी वैल्यूज़ 1 होंगी, जब सभी वैल्यूज़ क्या होंगी 1 होंगी, या फिर ये कह सकते हो जब सभी बिट क्या होंगे 1 होंगे। सभी बिट 1 होंगे तो 1, एक भी बिट वैल्यू, एक भी बिट वैल्यू अगर 0 है तो आंसर आएगा 0। देखो यहाँ पे तो ये दोनों ज़ीरोज़ हैं, आंसर हमारा 0। यहाँ पे एक 0 है, आंसर 0। यहाँ भी एक भी 0 है, आंसर 0। अब देखो यहाँ पे दोनों बिट्स क्या हो गई 1 हो गई, तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। फिर जो 1 0 0 आया ये हमारा क्या आया, ये हमारा आया बाइनरी रिजल्ट। ये रिजल्ट क्या है बाइनरी वैल्यू में। अब इस बाइनरी को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या वैल्यू बनती है। और इस बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 2 क्या और 0 1 2 एंड 3, फिर प्लस कर लो, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा, सारे 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एंड 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और प्लस करो तो रिजल्ट आया 8, यानी कि 12 बिटवाइज एंड 10 का रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 8। अगर सिस्टम में लिखोगे कैसे लिखोगे printf %d, 12 एंड 10, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 8। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो बिटवाइज और ऑपरेटर। बिटवाइज और ऑपरेटर 12 और 10। अब बिटवाइज ऑपरेटर तो ये बिट वैल्यू पे काम करेगा। 12 10, 12 की बाइनरी वैल्यू क्या होती है 1 1 0 0, और 10 होता है 1 0 1 0। अब और ऑपरेटर कहता है भैया अगर सारी बिट 0 हैं, अगर सारी बिट्स 0 हैं
तो आंसर आएगा 0। पर अगर एक भी बिट वैल्यू 1 है, एक भी बिट वैल्यू 1 है तो आंसर आएगा 1। तो यहाँ देखो ये दोनों जीरोज है तो आंसर 0। ये देखो 0 और 1, एक तो 1 है ना तो आंसर आ गया 1। अब यहाँ देखो 1 0, एक तो 1 है तो फिर से 1 आ गया। यहाँ तो दोनों ही 1 है, बट बात होती है एटलीस्ट 1 की, एक तो 1 है ही ना, तो इसका भी आंसर आ जाएगा 1। तो 1110 हमारा आया रिजल्ट। अब इसको वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू बनती है। 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2 एंड 0 मल्टीप्लाई 2, 2 की पावर 0 1 2 एंड 3 प्लस करते हैं आपस में। 2 की पावर 0 होता है 1 मल्टीप्लाई 0, 0 हो गया। 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 4 प्लस 2 की पावर 3 क्या होगा 8, 8 और 4 कितना होता है 12, 12 और 2 कितना होता है 14, यानी कि 12 बिटवाइज और 10 क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा 14। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट जो बिटवाइज ऑपरेटर में आता है ऑपरेटर, वो आता है एक्सॉर। क्या आता है एक्सॉर। हम लेते हैं वैल्यू 12 एक्सॉर 10। देखो कैसे काम करेगा। पहले 12 का बाइनरी वैल्यू 1 1 0 0, 10 की बाइनरी वैल्यू 1 0 1 0। अब ये जो एक्सॉर है ना, तो है वो रिटर्न करेगा 0। कब, जब सभी बिट्स सेम होंगी। अब सभी बिट्स सेम होने का मतलब है कि वो 0 भी हो सकती हैं और 1 भी हो सकती हैं। देखो ये दोनों बिट्स 0 हैं, दोनों सेम है, तो आंसर 0। अब ये 0 और 1 दोनों बिट्स क्या हैं, डिफरेंट है, तो आंसर आ गया 1। 1 0 दोनों बिट्स क्या हैं, डिफरेंट, तो आंसर आ गया 1। अब देखो यहाँ पे तो दोनों बिट्स सेम हो गई, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो दोनों जो बिट्स सेम हुई हैं वो जीरोज हैं या दोनों वंस हैं। दोनों बिट्स अगर सेम है तो आंसर आ जाएगा 0। क्लियर हुआ। तो अब इसको देखते हैं, इसका डेसिमल वैल्यू क्या बनेगी। 0 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2 एंड 0 मल्टीप्लाई 2, 2 पावर 0 1 2 एंड 3। फिर से इनको हम ऐड कर लेते हैं। 2 की पावर 0 1, 1 इंटू 0 0, 2 की पावर 1 हो जाएगा 2, 2 की पावर 2 हो जाएगा 4 और 2 की पावर 3 8 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो आंसर कितना है हमारा, ये आंसर आया हमारा 6। तो 12 एक्सॉर 10 कितना आएगा 6 आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट जो ऑपरेटर आता है बिटवाइज में वो आता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर कौन सा होता है, ये 2 बार स्मॉलर देन का साइन। अभी काम कैसे करेगा देखो, हम लेते हैं वैल्यूज 12 लेफ्ट शिफ्ट 2, 12 लेफ्ट शिफ्ट 2। अब देखो 12 का हमने बाइनरी फाइंड किया था, कितना आया था, वो आया था 1 1 0 0। और आप लोग को पता होगा, मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में बताया था जब हम डेटा टाइप डिस्कस कर रहे थे, बोरलाइन टर्बो जो होता है इंटीजर के लिए मेमोरी एलोकेट करता है 2 बाइट। जीसीसी कंपाइलर जो होता है वो इंटीजर के लिए मेमोरी एलोकेट करता है 4 बाइट्स की। तो अगर मैं बोरलैंड के हिसाब से चलूँ, बोरलैंड टर्बो के हिसाब से चलूँ, तो यानी कि एक इंटीजर वैल्यू मेमोरी में कितने बिट्स लेगी, 16 बिट्स। क्यों, 1 बाइट क्या होता है 8 बिट्स, और एक इंटीजर 2 बाइट का होता है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 8 बिट्स, यानी कि 16 बिट्स। तो बोरलैंड टर्बो के हिसाब से एक इंटीजर जो होता है मेमोरी में 16 बिट्स ऑक्यूपाई करता है, ठीक है ना। अब उसी 16 बिट पे ये 12 कैसे आएगा वो देखो जरा। ये देखो ये 16 बिट्स आ गए। अब देखो 12 का बाइनरी कोड क्या है 0 0 1 1। अब ये जो बाकी के बिट्स हैं यहाँ पे क्या हो जाएंगी, ये सारी हो जाएंगी जीरोस, ये सारी हो जाएंगी जीरोस। तो मेमोरी में जो होता है वो 12 इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। अब आता है शिफ्ट लेफ्ट, कितना
2 बिट्स। अब शिफ्ट लेफ्ट 2 बिट्स का मतलब है ये जितनी भी बिट्स हैं, जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ये दो दो शिफ्ट हो जाएंगी कहाँ पे, लेफ्ट में। देखो शिफ्ट हो जाएंगी लेफ्ट में। तो देखो कैसे बनेगा ये तो हो जाएगी बाहर, यानी इसका तो कोई काम ही नहीं है अब, है ना, इसका तो कोई काम ही नहीं है अब। तो यहीं से शुरू करते हैं। ये देखो ये 2 बिट्स आ गई हमारी यहाँ, ये 2 बिट्स जो है शिफ्ट होती रहेंगी। तो इसी तरीके से वो डॉट 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 करते हैं, और हमारी ये बिट कहाँ पे आएगी, ये आएगी यहाँ पे, ये वैल्यू आएगी यहाँ पे, ये वैल्यू आएगी यहाँ पे, और ये वैल्यू आएगी यहाँ पे, यानी कि 1 1 0 0 हो जाएगा, और ये सारे भी फिर 0 हो जाएंगे। और जो ये राइट में जो ब्लैंक जो खाली बिट्स हैं यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे अपने ज़ीरोज़। तो बस यही है 12 लेफ्ट शिफ्ट टू। 12 में जितनी बिट्स हैं उनको हमने दो लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना। अब ये जो वैल्यू बनी, ये वैल्यू क्या बनी, देखो ये तो सारे हैं ज़ीरोज़, तो इन्हें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। देखो ये क्या आ गया, 1 1 0 0 0 0। अब इस 1 1 0 0 0 0 को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 1 1 2 3 and 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 and 2 2 पावर 0 1 2 3 4 and 5 सबको ऐड कर देंगे। देखो ये तो हो जाएंगे चारों जीरोस। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, और 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 होता है। तो 32 प्लस 16 कितना होता है, 48, यानी कि 12 लेफ्ट शिफ्ट टू, क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा अपना 48। है समझे। ठीक इसी तरीके से राइट शिफ्ट है, वो 2 बिट्स को राइट में शिफ्ट कर देगा, ठीक है ना। देखो जरा, ये होता है राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। देखो 12 राइट शिफ्ट टू। अब इस 12 का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखो कैसे रहेगा। तो 12 का हो गया अपना 0 0 1 और 1, और बाकी सारी बिट्स हमारी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। अब इसी को जो है हम क्या करने वाले हैं, राइट में शिफ्ट करेंगे। कहाँ शिफ्ट करेंगे, राइट में। अब जब राइट में शिफ्ट करेंगे तो देखो जो एक्सट्रीम राइट में 2 बिट्स हैं वो तो लॉस्ट हो जाएंगी, वो तो हो जाएंगी लॉस्ट हो जाएंगी। तो देखो यहीं से शुरू करते हैं फिर। ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये फिर अपने क्या हो जाएंगे, सारे के सारे हो जाएंगे ज़ीरोस। 1 1 0 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 एंड 0। अब बस ये हमने 12 को राइट शिफ्ट कर दिया 2 बाइट से, 2 बिट से सॉरी। तो 12 को हमने शिफ्ट कर दिया राइट में 2 बिट से। तो वैल्यू क्या बनेगी, देखो यहाँ तो सारे जीरोज हो गए, आखिरी में देखो क्या है, 1 1 आ गया। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई 2 2 पावर 0 2 पावर 1। तो 2 की पावर 0 कितना होता है, 1। तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। 2 की पावर 1 कितना होता है, 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2। तो 2 प्लस 1 कितना आया, 3। तो 12 राइट शिफ्ट 2, रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा हमारा 3। क्लियर हुआ राइट शिफ्ट। अब नेक्स्ट देखो बिटवाइज नॉट। बिटवाइज नॉट क्या होता है, ये टिल्ड का सिंबल, जिसे हम वंस कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो काम कैसे करता है। अब इससे पहले कि ये देखो कि बिटवाइज नॉट यानी कि वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे काम करता है, आप लोग को एक चीज़ बहुत अच्छे से आनी चाहिए कि मेमोरी के अंदर
एक पॉजिटिव नंबर कैसे रिप्रेजेंट होता है और एक नेगेटिव नंबर कैसे रिप्रेजेंट होता है। देखो ज़रा, मान के चलते हैं हमारे पास एक वैल्यू है 5 और एक है -5, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 5 जो है मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट होगा। देखो 5 का बाइनरी कोड क्या होता है, 101 होता है, ठीक है ना। बट हम इस तरीके से नहीं, प्रॉपर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के थ्रू देखेंगे। कैसे, अब मान के चलो जो अगर आप यूज़ कर रहे हो बोरलैंड टर्बो, तो बोरलैंड टर्बो जो होता है एक इंटीजर के लिए 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। और 2 बाइट्स का मतलब क्या होता है, 16 बिट्स। तो हम भी प्रॉपर 16 बिट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि 5 जो है मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट होता है, कैसे स्टोर होता है। देखो, तो ये हमने एक 16 बिट की मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कर ली तरीके से, ठीक है। तो अब देखो 5 की जो बाइनरी वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है 101। और ये जो एम्प्टी बिट्स हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे ज़ीरो, ये हमारे हो जाएंगे ज़ीरो, ठीक है। तो ये तो होगी 5 की मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। अब जब इस बाइनरी से वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, ये सारे बिट्स आगे के, ये जो 13 बिट्स हैं ये तो ज़ीरो, तो सारा ज़ीरो हो जाएगा। बस ये 101, ये देखो 1 × 2, 0 × 2, 1 × 2, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 0 कितना होता है 1, 1 × 1 1 हो जाएगा। 2 पावर 1 क्या होता है 2 × 0 0 हो जाएगा। 2 पावर 2 क्या होता है 4, 4 × 1 कितना हो जाएगा 4। अब इसको ऐड किया तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 5 आ गया। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये जो बाइनरी कोड था 5 5 था, वो देखो रिट्रीव किया तो 5 भी आ गया। अब देखो राइट साइड में देखो, अब अगर हमें नेगेटिव का जो 5 है उसे मेमोरी में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, देखो ज़रा। देखो नेगेटिव वैल्यूज जो होती है ना वो मेमोरी में स्टोर होती हैं एज ए टूज कॉम्प्लीमेंट, एज ए टूज कॉम्प्लीमेंट। अब ये टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे वो देखो, कह सकते हो कि माइनस का जो 5 है वो इक्वल है किसके, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5। 5 का जो टूज कॉम्प्लीमेंट है तो क्या होता है वो माइनस का 5 होता है। अब ये टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं वो देखो, सबसे पहले 5 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखो। तो 5 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, ये कुछ इस तरीके से होगी, ये हो जाएगा अपना 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और फिर आ जाएगा 101। अब ये तो होगी 5 की बाइनरी वैल्यू। टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस बाइनरी को, इस 5 की जो बाइनरी वैल्यू है इसे पहले कन्वर्ट करना होगा वंस कॉम्प्लीमेंट में। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या कहते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट कहता है कि बिट्स को रिवर्स कर दो, ज़ीरो है तो 1 कर दो, 1 है तो 0 कर दो। चलो ठीक है कोई बात नहीं, वो भी कर लेते हैं। ये देखो, तो 0 का 1, 1 का 0 क्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और ये 101 का क्या हो जाएगा 010। तो ये जो हमारा निकल के आया, ये क्या निकल गया है, ये आया हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5, ठीक है। अब ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 बिट को ऐड करके। वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 बिट को अगर ऐड कर दोगे तो हमारा निकल आएगा क्या, टूज कॉम्प्लीमेंट। तो ये लो, इसमें जब हम प्लस कर रहे हैं 1 तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट हमारा आ जाएगा, देखो 0 और 1 कितना होता है 1 है, बाकी फिर ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बाकी सब सेम हो जाएगा।
तो यानी कि ये हमारा क्या निकल रहा है, ये हमारा आया 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5। 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 मतलब ये जो बाइनरी वैल्यू है ये किसका इक्वल है, ये इक्वल है -5 के। किसका इक्वल है, -5 के। अब देखो हमने -5 को मेमोरी में तो रिप्रेजेंट कर दिया, अब इसे ना वापस से रिट्रीव करके देखते हैं कि एक्चुअल में -5 आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो तो ये हमारा क्या है, -5। अब देखो जरा यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला, अगर कोई बाइनरी डिजिट है, अगर कोई बाइनरी नंबर है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि वो नेगेटिव वैल्यू है या फिर पॉजिटिव वैल्यू है। नेगेटिव या पॉजिटिव कैसे पता चलेगा, ये देखो हमेशा देखना फर्स्ट बिट पे, ये देख रहे हो फर्स्ट बिट 5 की जो है फर्स्ट बिट है, ये जो फर्स्ट बिट है ये क्या है, 0। फर्स्ट बिट वो कहलाती है MSB। क्या कहलाती है, MSB, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है तो 100% गारंटी वो क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। और पॉजिटिव वैल्यू को डेसिमल में कैसे नोट करेंगे, वो ये रहा तरीका। बट अगर अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कितनी है, 1 है, तो मान के चलो कि वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू है नेगेटिव। वो वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव को डेसिमल में कैसे नोट करेंगे, नेगेटिव बाइनरी कोड को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखो जरा आप। देखो नेगेटिव को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस बाइनरी कोड का वापस से 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। वापस से क्या करना पड़ेगा, 2's कॉम्प्लीमेंट। देखो ज़रा इसे कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। ये हमारा है -5, ठीक है, ये है -5। अब देखो इसे वापस से टेस्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले इसका निकालेंगे 2's कॉम्प्लीमेंट। और 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, पहले 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। कैसे, ये देखो, तो इसका 1's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, बिट्स को फ्लिप करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब वो क्या है, 0 1 1 है, तो हम क्या कर देंगे 1 0 0। ये क्या आ गया, ये आ गया 1's कॉम्प्लीमेंट। अब 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, इस 1's कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड करके, तो ये लो इसमें 1 ऐड करते हैं। अब 1 ऐड किया तो देखो क्या आएगा, तो 1 ऐड करने पे क्या होगा, 1 0 1। बाकी सब तो अपने ज़ीरो ही हो जाएंगे, बाकी सब तो क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो गए। तो ये जो वैल्यू निकल के आई ये क्या है, 2's कॉम्प्लीमेंट। अब इस 2's कॉम्प्लीमेंट को नॉर्मल तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। देखो लेफ्ट से जो 13 बिट्स हैं ये सारे ज़ीरो हैं, तो इसका आंसर तो आएगा 0। राइट से जो 3 बिट्स हैं कितने, 1 0 1, इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, और फिर प्लस किया तो 2 की पावर 0 1 और 2 कितना आया, 2 पे हो जाएगा 0 क्या होता है 1, 1 इंटू 1 हो गया 1, प्लस में 2 की पावर 1 कितना होता है 2, मल्टीप्लाई 0 0, 2 की पावर 4 कितना, और 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 4 इंटू 1 4, ये आ गया 5। बट ध्यान रखना, अगर हम किसी ऐसे बाइनरी कोड को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर हम किसी ऐसे बाइनरी कोड को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं जिसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, 1 है, तो याद रखना जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा माइनस में, यानी कि नेगेटिव में। तो देखो ये जो बाइनरी कोड था -5 का ही तो था, और जब हमने इसका वापस से 2's कॉम्प्लीमेंट करके डेसिमल में कन्वर्ट किया, देखो -5 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। तो अभी आप लोगों ने देखा कि एक पॉजिटिव वैल्यू को हम मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और एक नेगेटिव वैल्यू को मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक बिटवाइज नॉट यानी कि 1's कॉम्प्लीमेंट पे। देखो
देखो जरा यहीं पे, सपोज ये 5 है और हमें इसमें इसको मेमोरी सेव करना कैसे, एज ए वंस कॉम्प्लीमेंट। तो देखो करते क्या है कि वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं कि बिट्स को एक्सचेंज कर देते हैं, 0 का 1 और 1 का 0 कर देते हैं। अब ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो देखते हैं 5 है और ये वंस कॉम्प्लीमेंट इनके बिट वाइज नॉट है, तो क्या करेंगे, 5 का बाइनरी कोड क्या होता है, 5 का बाइनरी कोड होता है 101, और फिर वो बिट वाइज 5 को क्या कर देंगे, वो कर देंगे 010, वो कहेंगे भैया आंसर आ गया। अब 010 कितना होता है, ये होता है हमारा डेसिमल में 2, ये क्या होता है डेसिमल में 2। बट जब आप लोग इस वंस कॉम्प्लीमेंट 5 यानी कि बिटवाइज नॉट 5 को एग्जीक्यूट करोगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर आएगा माइनस में 6। क्या आएगा, माइनस में 6। अब ये कैसे आएगा, देखो एक तरफ है 2, एक तरफ है माइनस का 6, सही कौन सा है, सही तो ऑब्वियस सी बात है वही है जो सिस्टम शो कर रहा है। यानी कि ये जो तरीका है बिट्स को फ्लिप करने का, एक्सचेंज करने का, रिप्लेस करने का 0 से 1 1 से 0, ये गलत है। देखो गलत नहीं है, ये सही भी नहीं है, गलत नहीं है तो सही भी नहीं है। कैसे, जरा देखो, जब हम बात करते हैं ना बिटवाइज नोट की, तो हम सिर्फ बाइनरी कोड को ही फ्लिप नहीं करते, वो जो बाइनरी कोड मेमोरी में पड़ा है, जैसे ये 5 का बाइनरी कोड क्या होता है, 5 का बाइनरी कोड है अपना कुछ इस तरीके से, ये देखो ये 5 जो है मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट होगा, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये क्या है, 5 है। और 5 का जब हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे, टिल्ड का साइन और 5, तो इस केस में जो बिट्स को फ्लिप करेंगे ना, वो पूरी मेमोरी में जो बिट्स हैं उन्हें फ्लिप करेंगे, ना कि सिर्फ 101 को फ्लिप करेंगे। देखो वंस कॉम्प्लीमेंट 5 अब कैसे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो जाएगा 010। इस तरीके से हम बिटवाइज नोट को अप्लाई करते हैं, ना कि सिर्फ 5 का बाइनरी निकाला उसे फ्लिप कर दिया और बिटवाइज नोट हो गया, नहीं ये गलत है। बिटवाइज नोट को जब अप्लाई करते हैं तो पूरी मेमोरी पे अप्लाई करते हैं, ना कि सिर्फ उसकी उस वैल्यू की बाइनरी पे, ठीक है ना। अब देखो जरा, अब इसे अगर वापस से हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इसे अब अगर हमें वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करना है और देखने की क्या वैल्यू आती है, तो हम कैसे करेंगे वो देखो। तो अभी मैंने बताया कि किसी भी बाइनरी को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना है MSB यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अगर तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, 0 है, मतलब वो नंबर क्या है, पॉजिटिव है। और अगर तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, 1 है, मतलब वो क्या है, नेगेटिव वैल्यू। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है तो क्या है वो, नेगेटिव वैल्यू। और नेगेटिव वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट करने से पहले हमें उस बाइनरी वैल्यू को क्या निकालना पड़ेगा, 2's कॉम्प्लीमेंट। चलो देखो, अब देखो ये जो 1's कॉम्प्लीमेंट 5 है, यानी कि बिट वाइज नॉट 5 है, इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कितनी है, ये है 1। क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो यानी कि ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू 100% गारंटी है नेगेटिव की होगी। क्या होगी, नेगेटिव की। और नेगेटिव वैल्यूज मेमोरी में कैसे स्टोर होती हैं, 2's कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में। ये देखो, ये हमने चेक किया अभी, ये देखो ये जो वैल्यू मेमोरी में स्टोर थी क्या थी, ये नेगेटिव। क्यों, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या था, 1 था। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, 1 है। तो इसकी अगर मैं डेसिमल वैल्यू निकालनी है, तो हमें सबसे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, 2's कॉम्प्लीमेंट। देखो, और 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका निकालेंगे हम 1's कॉम्प्लीमेंट। और 1's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए ये लो हो गया काम, ये हो जाएगा 1 0 1, और बाकी सारी बिट्स क्या हो जाएंगी, 0।
ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट से टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, +1 करके। ये लो इसको 1 कर देते हैं, ये लो। अब देखो, अब क्या आंसर आएगा, 1 + 1 कितना होता है, 2। 2 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बाइनरी वैल्यू है, बाइनरी में 0 और 1 का कुछ होता नहीं है। तो 1 + 1 क्या होगा, बाइनरी में 1 + 1 होता है 10। क्या होता है, 10। अब 10 है तो यहाँ पे आ जाएगी 0, 1 हो जाएगा कैरी, तो ये हो जाएगा 1, और फिर ये भी अपना क्या हो गया, 1 हो गया, और बाकी सारे बिट्स क्या हो गई, 0। तो ये जो हमारा निकल के आया, क्या आया, ये हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया तो इसे क्या करना है, सिंपल डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। देखो, लेफ्ट से 13 बिट्स तो सारी 0 है, तो आंसर 0 आ जाएगा। बचा क्या, राइट के 3 बिट्स कितनी है, 1 1 और 0, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 0 1 2, ऐड करो। 2 की पावर 0 कितना होता है, 1, 1 × 0 0, 2 की पावर 1 कितना होता है, 2, 2 × 1 2, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, 4 × 1 4 हो गया, और 4 + 6, 4 + 2 कितना हुआ, 6। बट ध्यान से, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या था, 1। तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो साइन लगेगा कौन सा लगेगा, माइनस का साइन। तो देखो आ गया ना आंसर -6। ये देखो, 5 कॉम्प्लीमेंट को जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो आया ना -6 रिजल्ट। और ये देखो क्या बताया था मैंने यहाँ पे, देखो -6 आएगा इसका आंसर। तो जो स्टूडेंट सिर्फ 5 की बाइनरी वैल्यू को ही 0 का 1, 1 का 0 कर देते हैं, वो गलत तरीका है। सही तरीका क्या है, सही तरीका ये है कि जिस मेमोरी लोकेशन पे 5 स्टोर है, वो पूरी मेमोरी लोकेशन, यानी कि वो जो पूरे 2 बाइट्स है ना, उस पे बिट वाइज नॉट काम करता है, पूरे 2 बाइट्स पे। इन केस अगर आप कोई और कंपाइलर यूज़ कर रहे हो, जैसे जीसीसी कंपाइलर हो गया। अब जीसीसी कंपाइलर जो है एक इंटीजर के लिए मेमोरी में 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, तो बिटवाइज नॉट जो है पूरे 4 बाइट्स पे ही काम करेगा, ठीक है ना। और जैसे ही वो 4 बाइट पे काम करेगा, फिर वही हो जाएगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या हो जाएगी, 1। तो वो क्या है, नेगेटिव वैल्यू। और नेगेटिव वैल्यू मेमोरी में कैसे स्टोर होती है, टूज कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में। तो अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, तो उसे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसका पहले टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा, और उस टूज कॉम्प्लीमेंट से फिर जब डेसिमल करेंगे तो आंसर आप लोग के सामने है, -6 आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो चलते जाते एक छोटी सी ट्रिक देखो। देखो हमारे पास वैल्यू थी 5, और जब हमने इस पे अप्लाई किया बिटवाइज नोट, इनके टिल्ड 5, तो रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया -6। बस यही ट्रिक थी। मान लो अगर वैल्यू है 7, तो बिटवाइज नोट 7, रिजल्ट क्या आएगा, पहली बात हो जाएगा नेगेटिव में, और जो भी वैल्यू है उसमें 1 कर दो ऐड। देखो 14, बिटवाइज नॉट 14 कितना आ जाएगा, साइन हो गया नेगेटिव में, 14 का क्या हो गया, 15। ये है ट्रिक। अब इस वैल्यूज़ को एक बार आप लोग इस तरीके से निकाल के देखो, निकल गई वैल्यू, समझ लो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। क्लियर है यहाँ तक। तो नेक्स्ट जो आता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, या फिर कह लो कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर क्योंकि 3 कैटेगरी होती हैं, वो होती हैं यूनरी, बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर वो होते हैं जो एक ऑपरेंड पे काम करते हैं, जैसे प्लस प्लस एक ही वेरिएबल चाहिए, माइनस माइनस एक ही वेरिएबल चाहिए, लॉजिकल नॉट एक ही वेरिएबल चाहिए, बिटवाइज नॉट एक ही वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो वो ऑपरेटर
जिनके लिए हमें चाहिए सिर्फ एक ही ऑपरेंड, क्या कहलाते हैं, यूनिरी ऑपरेटर। वो ऑपरेटर जो काम करते हैं दो ऑपरेंड्स पे, वो कहलाते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। और वो ऑपरेटर जो काम करते हैं तीन ऑपरेंड्स पे, क्या कहलाते हैं, टर्नरी ऑपरेटर। और टर्नरी ऑपरेटर सिर्फ एक ही है, कौन सा, कंडीशनल ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क और कॉलन वाला। ये हो गया टर्नरी, और ये चार हमारे हो गए यूनरी। इसके अलावा जितने भी ऑपरेटर बचे वो सारे कौन से हैं, बाइनरी। चाहे अरिथमेटिक हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए दो वैल्यू चाहिए, रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर करने के लिए दो वैल्यू चाहिए, लॉजिकल एंड और दो वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। और बाकी जितने भी बिटवाइज ऑपरेटर थे एक्सेप्ट नॉट यानी कि वंस कॉम्प्लीमेंट, उनमें भी हमें दो ऑपरेंड तो चाहिए ही चाहिए। बात समझ में आई। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट भी कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।